में इसको डिस्कस करना चाहूंगी, इसके बारे में बात करना चाहूंगी। शुरू करती हूँ। पहला जो भाग है वो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है। एडोलेसेंट मतलब 10 से 19 साल के बीच में, किशोर अवस्था जिसे बोलते हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स पहला भाग है। फिर है रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स। फिर है पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल फीमेल्स। सबसे पहले देखा जाए किशोर अवस्था, जैसा कि मैंने बोला कि 10 से 19 साल के बीच में होता है, जिनको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो बहुत तरीके के टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले आता है पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन, जो जिसे हिंदी में हम महीना आना बोलते हैं। तो इसके बारे में पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। हमें किशोर अवस्था में लड़कियों को ये बताना जरूरी है कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। पहले अगर हम देखें नॉर्मल पीरियड्स का मतलब क्या है, इसमें 2 से 7 दिन तक महीना आता है। कुछ लड़कियों के लिए 2 दिन महीना आना नॉर्मल है, कुछ लड़कियों के लिए 7 दिन महीना आना नॉर्मल है। तो 2 से 7 दिन के बीच में महीना आता है। फिर देखते हैं हर महीना कितने कितने दिनों बाद आता है। 24 से 35 दिन के बीच में। अगर हर किसी को 24 दिन लगातार आ रहा है महीना, वो भी नॉर्मल है। उससे लेके 35 दिन। फिर देखते हैं कि कितना खून बहता है। इसमें देखा जाता है कि 35 ml से 50 ml तक खून बहता है एक साइकिल में, एक पीरियड में जब महीना आता है। अब ये हमने जान लिया कि ये नॉर्मल है। इसके अलावा जो भी होता है वो एबनॉर्मल है। अगर आपको इसके अलावा देखने को मिलता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। जैसे कि 2 दिन से कम महीना आना या 7 दिन से ज्यादा महीना आना, वो उसके लिए आप डॉक्टर को दिखाइए। या फिर जल्दी जल्दी महीना आना, 24 दिन से भी जल्दी महीना आना, या फिर 35 दिन के बाद बाद महीना आना, या फिर खून ज्यादा बह रहा है। जैसे कि अगर आपको हर 2-2 घंटे में पैड बदलने की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए भी आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज करवाइए। ये नॉर्मल नहीं है। फिर आती है बात मेंस्ट्रुअल हाइजीन की। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब क्या है कि आपको जब महीना आता है तब आप अपनी स्वच्छता का ध्यान कैसे रखते हैं, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वच्छता का ध्यान कैसे रखा जा सकता है, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जब महीना आता है तो आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पैड्स आते हैं, आजकल ये सबको पता है कि पैड्स अवेलेबल है। इसके अलावा पैड्स के अलावा और भी चीजें आ गई हैं, जैसे कि टैम्पॉन्स या कप भी आ गए हैं, मेंस्ट्रुअल कप जिन्हें बोलते हैं। तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपको जो पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कपड़ा ना इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। और किसी मजबूरी में आपको कपड़ा इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ भी रही है तो वो एक साफ कपड़ा होना चाहिए, जिसको धूप मिल चुकी हो, जो धुला हुआ हो, और उसको भी आप बदलते रहिए। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन में स्वच्छता और कैसे रखी जा सकती है कि आप जो आप पैड इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप बदलते रहिए। हर 6 घंटे में कम से कम बदल लेना चाहिए पैड। या फिर आप अगर टैम्पॉन यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से आप बदलिए और फिर उसको फेंक दीजिए अच्छी तरीके से, कवर करके, बंद करके। फिर आता है मेंस्ट्रुअल कप। जो कप है उसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कप अंदर खून अपना शामिल कर लेता है और फिर उसको धोना पड़ता है जब आप बदलते हैं। तो जब आप धोते हैं, एक और तरीका हो सकता है कि उसको आप उबाल सकते हैं ताकि उसके अंदर से कीटाणु मर जाए और फिर आप इस्तेमाल करें। उसके बाद एक और बहुत ही गंभीर बीमारी आजकल हो रही है लड़कियों में, इसको बोलते हैं पीसीओएस। ये ज्यादातर लोग जानते ही होंगे आजकल के जमाने में, पीसीओएस या फिर पीसीओडी के नाम से, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ये आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है। पहले के जमाने में इतना नहीं हुआ करता था। आजकल लड़कियां आती हैं ऐसे लक्षण लेके और फिर उनको मैनेज करना पड़ता है।
अब जानते हैं कि ये क्यों इतना फैल रहा है। इसका जो पहले क्यों नहीं होता था इतना ज़्यादा और अब क्यों हो रहा है? अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हमारा जो जीने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है धीरे-धीरे। हम बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड जिसे कहते हैं, बर्गर, चाउमीन वगैरह बहुत हमें पसंद होती है और बहुत आसानी से हमें मिल भी जाती है आजकल। हम उस पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, जितना हमें घर के खाने पे ध्यान देना चाहिए, उससे ज़्यादा हम बाहर के खाने पे ध्यान दे रहे हैं। फिर आता है कि स्ट्रेस, चिंता करना। आजकल के ज़माने में चिंता करना इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, इतना आम हो गया है कि छोटे-छोटे बच्चे भी इसका शिकार बनते जा रहे हैं। वो भी चिंता करने लग गए हैं अपनी पढ़ाई को लेके, स्कूल को लेके, आगे करियर को लेके। तो हमें चिंता करना इतना चिंता को सँभालना है बेसिकली, ठीक है? अब हम वो कैसे कर सकते हैं? आप सोइए प्रॉपर 8 घंटे की नींद लीजिए, जो आजकल होता है कि 2-3 बजे रात के हम सोते हैं, उसको हमें कॉमन नहीं करना, उसको आम प्रैक्टिस में नहीं लाना है हमें। हमें वैसे ही सोना है 8 घंटे, रात को एक फिक्स टाइम पे सोइए, सुबह फिक्स टाइम पे उठिए। आप एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, योगा करिए। ये पहले के ज़माने में इसीलिए नहीं होता था क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता था। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हम चाहते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी हो ही ना, इसका हम बचाव कर लें। तो इतने सिंपल स्टेप को आप फॉलो करके इन चीज़ों का बचाव कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या लक्षण मिलते हैं? इसमें लक्षण मिलते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं, वो थोड़े बिगड़ जाते हैं। या तो वो बहुत कम-कम आते हैं या फिर बहुत-बहुत दिन में आते हैं। 2 दिन से कम रहते हैं, बहुत-बहुत 1-1 महीना बीत जाता है, 2-2 महीना बीत जाता है, फिर आते हैं। फिर होता है एक लक्षण कि आप इसमें क्योंकि मेल हार्मोन्स जो होते हैं, आदमी के हार्मोन्स वो फीमेल के शरीर में, लड़की के शरीर में बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको फेस पे बाल दिखते हैं। जैसे कि चिन पे बाल दिखेंगे, अपर लिप्स पे बाल दिखेंगे, फेस पे बाल दिखेंगे और जो सर के बाल होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं। इसमें मोटापा भी दिखता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि आप बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। एक्ने होता है इसमें, दाने हो जाते हैं मोटे-मोटे दर्दनायक फेस पे। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जो आदमी के हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसीलिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है, आप डॉक्टर के पास जाइए। और हाँ, एक और चीज़ पे मैं ध्यान देना चाहूँगी कि जब लड़की के पीरियड शुरू होते हैं आना, उसको लग 7 से 8 साल लग जाते हैं सेटल होने के लिए। तो हो सकता है आपको पीरियड शुरू होने के बाद लगे कि हमें पीसीओएस लगे कि पीसीओएस के लक्षण हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पीरियड्स हैं वो एक समान नहीं आ रहे, बर्बाद होती है। 7 से 8 साल बाद अगर आपको फिर भी ऐसे ही लक्षण दिखें, तब आप डॉक्टर के पास जाइए। इसमें लोग सोचते हैं पीसीओएस, पीसीओडी में कि अल्ट्रासाउंड कराना भी होता है, नहीं है। क्योंकि हमारे पास जब आप आपकी हिस्ट्री है और हो सकता है अल्ट्रासाउंड कराने की भी जरूरत ना हो। आपके ये जो लक्षण है इनके बेसिस पर ही आपको डायग्नोस हो जाए ये बीमारी। इसका अब ट्रीटमेंट जो इलाज है वो क्या होता है? इसके इलाज में सबसे पहले हर कोई डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आप कम से कम 5% वेट लूज कीजिए, वेट कम कीजिए, वजन। तो अगर आप 5% वजन कम भी कर लेते हैं, उसका भी बहुत अच्छा असर आता है। हो सकता है आपको दवाई लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। और अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत है, इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है, तो बहुत लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जा रही है इतनी कम उम्र में। पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का और भी इस्तेमाल होता है और भी चीजों में, जैसे कि आपके फेस पे ये जो बाल आते हैं उसमें भी कम करने में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मदद करती है। और आपके जो पीरियड्स का डिसबैलेंस हो रहा है, जो सेटल नहीं हो रहे हैं पीरियड्स, उनको भी सेटल करने में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मदद करती है। फिर चौथे विषय पे आते हैं सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके बारे में भी पहले बात नहीं की जाती थी,
पर अब इसके बारे में बहुत बात हम करने लगे हैं, और ये अच्छी बात है कि हम करने लग गए हैं आजकल सेक्स एजुकेशन की बात, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी पेरेंट्स जो हैं वो कतराते हैं अपने बच्चों से बात करने में, इसके बारे में शर्माते हैं, जो कि नेचुरल भी है। उनको भी किसी ने दी नहीं है सेक्स एजुकेशन, तो उनको भी पता नहीं है कि कैसे दी जाती है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन आजकल स्कूल में भी दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बच्चों को मिलनी चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि सेक्स एजुकेशन कौन सी उम्र से शुरू करनी चाहिए, कौन सी उम्र है जिस पर हम सेक्स एजुकेशन शुरू कर सकते हैं जो लाभदायक है। मेरे विषय में ये है कि सेक्स एजुकेशन तब से ही शुरू हो जाती है जब से बच्चा पैदा होता है। आप जैसा व्यवहार दिखाएंगे बच्चे को, वो वैसा देख देख के सीखेंगे। आप अगर उनको व्यवहार दिखाएं कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, अपना सवाल अपनी मन, तो वो पूछेंगे। और अगर वो पूछ रहे हैं आपसे कोई भी सवाल इससे रिलेटेड या पीरियड से रिलेटेड, या पीरियड से मैंने कोई ऐड देखा सैनिटरी नैपकिन्स का, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्शन गर्भ निरोधक का कोई ऐड आया है, उसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तो आप उनको खुल के सही जवाब दीजिए। आप उनको गलत जवाब मत दीजिए, या फिर उनके जवाबों को दबाइए मत। वो पूछ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, आपसे पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको जैसा जवाब आता है, सही जवाब आप वो दीजिए, और उनको डांटिए मत। उनके सवालों को और वेलकम कीजिए। और सेक्स एजुकेशन फिर आप धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है बच्चों की, वैसे दी जाती है। एक एक सिटिंग में बैठ के एक लेक्चर में हम सेक्स एजुकेशन नहीं दे सकते हैं बच्चे को। वो धीरे धीरे दी, थोड़े थोड़े पार्ट में, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। जैसे लड़की बड़ी होती है कि आती है, उसको पीरियड स्टार्ट होने लग जाते हैं, उससे पहले ही आप उस लड़की को समझा दीजिए कैसे बच्चा बड़ा लड़की होते क्यों है और कैसे होते हैं, इनका इनका मतलब क्या है, ये क्यों हो रहे हैं पीरियड्स महिलाओं में, इसके बारे में आप पहले ही बता दीजिए, ताकि वो टेंशन दूर हो जाए उनके मन में। अगर हम सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं, इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है कि आजकल बच्चों के पास, सबके पास फोन है, लैपटॉप है, आईपैड है, इंटरनेट है। वो उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उससे जानकारी लेते हैं, और कभी कभी वो जानकारी ठीक नहीं होती है, या फिर वो अपने दोस्तों से पूछते हैं स्कूल में। दोस्त भी उसी उम्र के हैं, वो भी कहीं से सुन के आते हैं गलत बात, वो उनको बताते हैं, तो गलत है, जो कि गलत इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं मिलनी चाहिए ऐसे बच्चों को। अगर हम ये देखें कि कौन दे सकता है सेक्स एजुकेशन, अगर किसी पेरेंट ने ये पूछा कि कौन दे, अगर हम ना दें तो कौन दे, तो अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं बच्चे को। आजकल ओपीडी में हमारे पास भी बहुत सारी मदर्स, फादर्स आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके। वो बोलते हैं कि आप इनको समझाइए कुछ पीरियड्स के बारे में, सेक्स के बारे में, हमें नहीं है पूरी जानकारी, आप इनको समझाइए। फिर आता है मेंटल हेल्थ इशू का मैटर। मेंटल हेल्थ इशू मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक तनाव आजकल बहुत बढ़ रहा है। जैसे कि मैं बात कर रही थी, बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहां पे कंपटीशन बहुत हो गया पढ़ाई को लेके। आजकल बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है बाहर। मेरे पापा मम्मी के जमाने में बाहर खेलने जाते थे बच्चे, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल था, जो चिंता थी, वो वहां पे कम हो जाती थी। पहले उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। अब क्या है, बच्चे स्क्रीन पे खेलते हैं गेम्स, कंप्यूटर पे खेलते हैं, फोन पे खेलते हैं। उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बच्चों को बाहर भेजिए आप खेलने के लिए। जितना वो पढ़ाई पे आप ध्यान दे रहे हैं, उतना ही उनके खेलने कूदने पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए मतलब है, ध्यान देने के लिए मतलब कि वो आजकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो स्ट्रेस लेते हैं, आगे करियर के बारे में स्ट्रेस लेते हैं, या फिर स्कूल में किसी ने कुछ बोल दिया उनके बारे में, कुछ बुरा बोल दिया, वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने में ही सोचते रहते हैं। और मेंटल हेल्थ का अगर कुछ दिक्कत आ रही है बच्चों में, तो आपको कैसे दिक्कत आपको कैसे बच्चा अकेले बैठा रहेगा, बच्चे का मन नहीं करेगा बाहर जाने का, अपने दोस्तों से मिलने का, स्कूल जाने का भी मन नहीं करेगा, स्कूल की अटेंडेंस भी कम होती जाएगी, वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा, ना ही माँ बाप से, ना ही दोस्तों से, खाने पीने में दिलचस्पी कम हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, आप अपने बच्चे से बात करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी बात करने से भी बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं।
पर अगर आपको लग रहा है कि ये हल नहीं हो रही है चीजें, तो आप डॉक्टर के पास लेके जाइए, साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाइए। वो अच्छे से देखेंगे, बच्चे को असेस करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उसके हिसाब से इलाज देंगे। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव एज वुमेन। रिप्रोडक्टिव एज वुमेन का मतलब है, इसमें हम जो एज ब्रैकेट रखते हैं वो होता है 15 ईयर्स से 45 ईयर्स तक। क्यों हम 45 ईयर्स तक 45 ईयर्स तक? क्योंकि इसमें महिलाओं की क्षमता होती है, महिला बच्चे पैदा कर सकती है, तो इसलिए उसकी अलग कैटेगरी बनाई है रिच वुमेन। इसमें क्या क्या विषय आते हैं? पहला आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मतलब कि गर्भ निरोधक तरीके। तो भी कोई महिला शादी करती है, न्यू कपल होता है, उनको सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहिए, ये बात करनी चाहिए कि फैमिली रखेंगे तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं होगी। आप प्लान करने के लिए भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि प्लान कैसे किया जा सकता है। वैसे अगर हम देखें तो दो बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रहना चाहिए कम से कम। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप क्या क्या उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला होता है बैरियर मेथड, मतलब कि कॉन्डम्स। कॉन्डम सबको पता है, बहुत आमतौर पे इस्तेमाल हुआ जाता है ये। तो इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान? कॉन्डम्स का फायदा ये है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं वो नहीं होते हैं, उससे बचाव मिलता है कॉन्डम इस्तेमाल करने में। पर क्या इसका नेगेटिव है कि वो अच्छे से इस्तेमाल वो नहीं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है। दूसरा आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो कि बच्चेदानी में आपका एक हम छोटा सा कॉपर टी या मेरिना नाम का एक आता है, उसको हम लगा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते हैं। तीसरा होता है ओरल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये माला एन या माला डी नाम से आता है। इसमें 28 गोलियां होती हैं, 21 गोलियां होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की और 7 गोलियां होती हैं आयरन। इनको आप हर दिन एक ही टाइम पे इनको लेना चाहिए। अगर आप आज शुरू कर रहे हैं 5 बजे लेना है तो रोज 5 बजे ही लेना चाहिए। फिर आते हैं सहेली या छाया नाम के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये होते हैं छाया या सहेली, इसमें नॉन हार्मोनल होते हैं, इसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं वो नहीं होते। इनको भी आप ले सकते हैं। फिर आता है इंजेक्शन अंतरा नाम का, ये 3-3 महीने पे लगाने की जरूरत पड़ती है। और फिर आता है ट्यूबेक्टमी, मतलब कि आप जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको आप बंद करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला माला एन या माला डी नाम के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं। इनको आप जैसे कि ये दिखा रहे हैं कि सफेद गोलियां जो हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है और ये जो काली गोलियां हैं ये आयरन की टैबलेट्स होती है। फिर होता है सेंट्रोमैन, छाया या सहेली नाम की पिल्स आती हैं। फिर अंतरा नाम का इंजेक्शन आता है जो कि हर 3 महीने में लगाया जाता है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉपर टी होता है, ये बच्चेदानी में अंदर डाला जाता है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें थोड़ा और, अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा चुने? तो इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई एक तरीका, एक ऑप्शन नहीं है जो सबके लिए बेस्ट हो। आप जाइए डॉक्टर के पास, आपका जो भी जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है या फिर कैंसर का रिस्क है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन दिया जाता है और आप चूज करते हैं। आपको एक बास्केट दी जाती है ऑप्शंस की, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की। तो जब प्रेग्नेंट होते हैं आप, उससे पहले ही 3 महीने कम से कम फॉलिक एसिड टैबलेट शुरू कर देनी चाहिए। फॉलिक एसिड टैबलेट हम क्यों बोल रहे हैं शुरू करने के लिए? क्योंकि प्रेगनेंसी जब होती है तो बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट में हेल्प करता है फॉलिक एसिड टैबलेट्स। और प्रेगनेंसी के दौरान तो फॉलिक एसिड और आयरन टैबलेट्स लेनी ही चाहिए। फिर तीसरा विषय है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का मतलब ये है कि जो इन्फेक्शन संबंध बनाने से होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब कि नीचे के रास्ते कोई डिस्चार्ज आना, सफेद या फिर पानी जैसा किसी भी तरीके का डिस्चार्ज होना, जिसमें आपको बदबू आए या फिर आपका कपड़ा गंदा हो जाए, या फिर हो सकता है कोई छाला नीचे के रास्ते या कोई दाना अगर हो जाए, आप फिर जाइए डॉक्टर के पास दिखाने। या फिर नीचे पेट में बहुत ज्यादा दर्द और नीचे कमर में बहुत ज्यादा दर्द जब आपको डिस्चार्ज भी हो रहा हो, या फिर नीचे के रास्ते खुजली होना। आपको अगर ऐसे कोई लक्षण है, आप जाइए। आप इलाज से डरिए मत, मतलब आप इलाज की तरफ जाइए, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं ये बहुत, जो महिलाएं होती हैं छुपा लेती हैं शर्म के मारे। इनको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये शुरुआत में ही ठीक हो जाए तो ये फिर नहीं होंगे, बट अगर ये ठीक नहीं हुए तो आपकी प्रेगनेंसी में भी थोड़ा इनका नेगेटिव असर आ सकता है। हम बात करते हैं अब पेरीमेनोपॉजल या मीनोपॉजल में। मीनोपॉज का शुरुआत कब से होती है? ये देखा गया है, इसकी कोई फिक्स एज नहीं होती, फिक्स उम्र नहीं होती। ये 45 इयर्स के आसपास शुरू हो जाती है। 45 से 50 इयर्स, 50 साल तक ये शुरू हो सकती है। पर इससे 5-6 साल पहले ही इसके लक्षण थोड़े बहुत दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिखेंगे आपको, जो आपके पीरियड्स हो रहे हैं फिर से वो, उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि वो कम कम आने लग जाए, हर महीने जो आपकी डेट पे आते थे वो उस डेट पे ना आए। फिर एक लक्षण आता है हॉट फ्लैशेस का। हॉट फ्लैशेस मतलब एकदम से गर्मी चढ़ जाना, पसीने आना, बीच में दिन में कभी भी हो सकता है, रात में सोते समय भी हो सकता है, एकदम से गर्मी लगती है। फिर आते हैं मूड चेंजेस, चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स बदल रहे हैं बॉडी में, तो इसकी वजह से मूड भी आपका चिड़चिड़ापन रह सकता है बहुत ज्यादा इस दौरान। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आजकल मीनोपॉज को बहुत ही लेडीज डरती हैं इस टर्म से कि मीनोपॉज आ गया है, थोड़ी शर्माती हैं, थोड़ा परेशान होती हैं। तो इससे परेशानी की कोई बात नहीं है, जो भी आपको ये आ रहे हैं लक्षण, उन सबका इलाज रहता है। अगर आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। 2-3 महीने के, अगर 2-3 महीने भी के बाद भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं हॉट फ्लैशेस, फिर भी उसका इलाज रहता है। पीरियड्स इरेगुलर है, पीरियड्स अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तब भी आप कुछ महीने देखिए। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। फिर एक और इशू आता है मेनोपॉज में, ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। जैसे कि लिखा है लो बोन मास, जो हड्डी का मास होता है वो कम हो जाता है। इसको साइलेंट डिजीज के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट डिजीज का मतलब है कि कभी कभी इसके लक्षण नहीं दिखते हमें, हमें बहुत बाद में जाके पता लगता है, या कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि हमें ये बीमारी है, और फ्रैक्चर आसानी से हो जाता है क्योंकि हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है इसमें। और अगर लक्षण आपके दिखाई देते हैं तो वो ऐसे दिखाई देते हैं कि आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा मीनोपॉज के समय पे, और आपका जो पोस्चर है, जैसे आप सीधे खड़े होते हैं वो थोड़े आप झुकने लग जाओगे। इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं? हम पहले से ही कैल्शियम और विटामिन डी पे ध्यान दे सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी जिनमें होता है खाने, आप वो खाइए। और अगर आपको नहीं पूर्ति हो रही, कमी है शरीर में, तो आप इसकी दवाइयां भी ले सकते हैं। स्मोकिंग, सिगरेट पीना या फिर शराब पीना, उसको आप अवॉइड कीजिए। इसमें क्या होता है कि आपको पहले ही इस बीमारी को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे तक अगर बात बिगड़ गई तो मैंने जैसे बोला, फ्रैक्चर बहुत ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। थैंक यू। और मैं इस नोट पे अंत करना चाहूंगी कि हमें, लेडीज को, विमेन को, फीमेल्स को अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम अपनी हेल्थ पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं। हम हम उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं। हम परिवार की स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, देते हैं।
बल्कि अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी स्वास्थ्य ठीक रहेगी तो फिर हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। थैंक थैंक यू मैम। सो मैं अब आग्रह करना चाहूँगा हमारे वेबिनार से जुड़े हुए जो भी फैमिली मेंबर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे आज के विषय पे, जिस बारीकी से डॉक्टर अदिति ने आप सबको अवेयरनेस किया है इसके बारे में, कोई भी सवाल आपके मन में हो जो आप हमारे स्पीकर से पूछना चाहें, तो एनी रीजनल कवर स्टेशन में आस्क द क्वेश्चन प्लीज। रीजनल कवर सेंटर्स जो भी हमसे जुड़े हैं, प्लीज आपके कोई सवाल हमारे स्पीकर डॉक्टर अदिति से हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में यहाँ मौजूद डॉक्टर सौजन्या हमारे सीएमओ भी मौजूद हैं। हेलो मैम। आप जिस जगह से सवाल कर रहे हैं कृपया अपना नाम और जगह का नाम भी बताएं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं आप। सर 103 आ रहे हैं, 103 आ रहा है सर। जी आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर पीसीओडी के क्या लक्षण होते हैं वो पूछना सर। आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके कैमरा आपके ऊपर फोकस नहीं हो रहा है, प्लीज जो भी टेक्निकल वहाँ पर्सन है आप प्लीज कैमरा शो करें जो हमारे पूछ रहे हैं सवाल। ऐसे बोल दो। जी सर पीसीओडी के क्या लक्षण होते हैं वो पूछना था सर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पीसीओएस या पीसीओडी इसके लक्षण सिमिलर ही होते हैं, एक समान ही होते हैं, एक समान दिखते हैं। इसके लक्षण में ये हो सकता है कि पीरियड्स में बदलाव आना, कम पीरियड्स होना, बहुत महीने तक पीरियड्स ना होना, उसकी डेट बदल जाना, ये हो सकता है। फिर एक लक्षण होता है कि फेस पे बाल आते हैं बहुत ज्यादा। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का, वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारे चिन पे, अपर लिप्स, फेस पे बहुत ज्यादा बाल आते हैं और सर से बाल थोड़े कम होते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। फिर एक लक्षण होता है कि मोटापा आता है, और कभी कभी आजकल तो ये भी दिख रहा है कि पतली फीमेल्स में भी, पतली महिलाओं में भी पीसीओएस पाया जाता है। मोटापा भी हो सकता है, पतलापन भी आ सकता है। और एक लक्षण होता है कि फेस पे, चेहरे पे पिंपल हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं मोटे मोटे, थोड़े दर्दनाक, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि बच्चा आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक लक्षण हो सकता है। ओके, थैंक यू। एनी अदर स्टेशन? किसी और लोकेशन से कोई सवाल हो कृपया पूछें। ओके, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद डॉक्टर सौजन्या सीएमओ। यस, इट इज ऑन मैम, आप प्लीज आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी जो पीसीओएस के बारे में पूछा गया था सवाल, तो इसको थोड़ा सा मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ। डॉक्टर अदिति ने नो डाउट शी हैज डन हर बेस्ट, बट सिंपल लैंग्वेज में जो कॉमन माताओं की चिंता होती है कि बच्चों में पीसीओएस क्या है, तो जैसा कि हम तो पढ़ते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत भयानक है, बहुत डरावनी चीज है, बट एज अ मदर मैं आपको बताऊंगी कि इसको बहुत
हमारी तो जमाना चल चुका है। ये है पीरियड्स होते हैं, ये 3 जगह से कनेक्टेड है। जैसे हम कोई टीवी चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं जिसके कनेक्शंस है, वैसे एक ब्रेन से कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन ओवरी से है और तीसरा कनेक्शन यूट्रस से। तो ये तीनों में जो तालमेल रहता है, ये इतनी ब्यूटीफुली, इतने अच्छे से कुदरती तौर पे बने हैं कि सारे सेट होते हैं कि ब्रेन से सिग्नल ओवरीज को जाता है, ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद पीरियड्स होते हैं। ये चीजों में थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ जब भी हो जाता है, बेसिकली ये है कि ओवरीज के फॉलिकल्स, बहुत ज्यादा फॉलिकल्स जो बनने चाहिए उससे बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, इसीलिए आपको पीरियड बहुत दिनों तक नहीं आते हैं, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन तक। तो इससे जो होता है कि अननेसेसरी जो है वो फॉलिकल्स रोक के ओवरीज का अंदर का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब करते हैं और बॉडी के चेंजेस भी दूसरे उसी तरह से आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। और ये पीरियड, ये सिर्फ एक ब्लीडिंग या यही नहीं है, इसमें बाकी डेवलपमेंट्स भी है, जैसे कि ओवरीज में एग्स बनते हैं और एग्स है, हार्मोन्स है, ये सारी चीजें रिलेटेड। तो इससे बैलेंस रहता है मेल और फीमेल हार्मोन्स का। अभी ये जब तालमेल बिगड़ गया है तो तभी आपका फीमेल हार्मोन और मेल हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस आ जाती है और मेल हार्मोन डोमिनेट करने लगता है। तभी आपको ये जो मेल हार्मोन वाले फीचर्स है, फेस पे बाल आना है या फिर पिंपल्स आना है या फिर चेहरे पे भी जो एक में और वो एक मेल बाल्डिंग टाइप में बाल झड़ने भी लगते हैं। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होने लगता है। एकदम इमीडिएटली जैसे शुरू होता है तभी नहीं दिखेंगे लक्षण, लक्षण दिखने में भी जब तक ये ओवरीज का बहुत ज्यादा अंदर से गड़बड़ होने लग गई है तब स्टार्ट होते हैं सिम्टम्स। तो इसीलिए जब इसको हमको पता चल गया है कि कारण क्या है, तो उस हिसाब से हम इसकी रोकथाम और अपना अवेयरनेस और ये कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको विस्तार से फिर किसी दिन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि ये ओवरीज में कुछ गड़बड़ हो रही है, ओव्यूलेशन हो रही है, तो जिसकी वजह से पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं और ये हार्मोन की गड़बड़ हो रही है। तो जैसा डॉक्टर अदिति ने बताया, इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो हार्मोन्स की टैबलेट्स है, आप मदर्स को लगता है कि मेरी बेटी को इतनी कम उम्र में ये दिया जा रहा है, लेकिन यही एक तरीका है जिससे कि हम ओव्यूलेशन को टाइमली बना सकते हैं और पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर होने वाले चेंज बाकी और खराब ना हो। तो इसीलिए मेरी सलाह रहेगी जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर वो सजेस्ट करते हैं तो टैबलेट्स सेफली ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होती है और दे आर द न्यूअर जनरेशन अच्छे वाले सेफ टैबलेट्स हैं। तो पीसीओडी का यही इलाज। थैंक यू मैम। कोई और सवाल? क्योंकि यह विषय जो है वो महिलाओं के हेल्थ से जुड़े हुए जो बहुआयामी हेल्थ इश्यूज हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो आप कोई और भी सवाल कुछ ऐसा है जो लगे कि आपको वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड है, तो आज हमारे स्पीकर जो मौजूद हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। एनी अदर रिलेटेड क्वेश्चंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट जो आज इन्होंने बताया आपको, उसके अलावा भी कोई आपको लगता है कि आपकी हेल्थ से जुड़े कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप पूछ सकते हैं, तो हमारे स्पीकर उनका जवाब दे सकते हैं। नमस्ते मैम। प्लीज अपना नाम और जगह का नाम बताएं प्लीज। मैम मैं सीआरपी भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, जीसी भुवनेश्वर से। आवाज आ रहा है मैम? सेंटर भुवनेश्वर, आपको वीडियो नहीं आ रहा है। यस प्लीज। मैम जो पीरियड्स के टाइम जो पेट में दर्द होता है उसका इलाज मैम बताइए। पीरियड्स के टाइम पे जो पेट में दर्द होता है, पहले हम वो जान लेते हैं कि क्यों हो रहा है। हमारा जो बच्चेदानी होती है वो हर महीने बच्चा पैदा करने के लिए तैयारी करती है, कि बच्चा कंसीव हो उसकी तैयारी करती है। तो बच्चेदानी में एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम नाम की, वो झड़ती है अगर बच्चा कंसीव नहीं होता है। जब वो झड़ती है तो उसको निकालने के लिए बाहर जो बच्चेदानी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो दबाती है बीच बीच में ताकि वो अच्छी तरीके से निकल जाए। उस वजह से हमें दर्द होता है। अगर ये दर्द आपको थोड़ा मतलब ऐसे हो रहा है कि आप ज्यादा जो दिन की एक्टिविटीज हैं वो आप कर पा रही हैं, इतना ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है दिन की जो एक्टिविटीज हैं उनपे, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर एक दो बार आपको पेन किलर खानी पड़ रही है, इस दर्द को ना होने के लिए कोई दवाई खानी पड़ रही है,
तो आप खा सकते हैं अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बताई है। पर अगर ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है आपको, अगर ये दर्द आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये बार बार हो रहा है, लंबे टाइम के लिए हो रहा है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो आपका कारण ढूंढेंगी, क्योंकि इसके और भी कारण हो सकते हैं। फाइब्रॉइड जैसे होता है वो कारण हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, बहुत तरीके के कारण होते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो अच्छे से आपका एग्जामिनेशन करें और आपको इलाज दें। थैंक यू मैम। और किसी का कुछ सवाल, एक आखिरी सवाल हम ले सकते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम ओके मैम कॉन्फ्रेंस होते ही। मार्केट में अलग-अलग टाइप के वैजाइनल वॉशेस अवेलेबल है, क्या इनका इस्तेमाल फायदेमंद रहता है? देखिए, मेरे ओपिनियन में जो वजाइनल वॉशेस होती हैं उनकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो नीचे का रास्ता होता है वजाइना जिसे हम कहते हैं, ये कुदरती ऐसा बना है कि ये अपने आप ठीक रहता है। इसका जो पीएच होता है, हमारे वजाइना में भी एक लैक्टोबैसिलस नाम का एक होता है बैक्टीरिया जो कि पीएच को एसिडिक रखता है थोड़ा। अगर आप वेजाइनल वॉशेस इस्तेमाल करेंगे तो वो पीएच बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको वेजाइनल वॉशेस इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पानी से आप उसको साफ कीजिए, उसको सूखा रखिए, यही काफी है। फिर डॉक्टर, तेरी वैजाइनल वॉशेस आपने क्लियर कर दिया। इनफैक्ट जैसे हम हाथ से बॉडी वॉश यूज करते हैं, क्या वो यूज कर सकते हैं कि वो भी नहीं करना चाहिए? उसकी भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पानी इस्तेमाल कीजिए, वही काफी है। ये कुदरती ऐसा बना है कि इसके ऊपर कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। एनी मोर क्वेश्चन, कोई और सवाल किसी जगह का, किसी स्टेशन से? कोई और सवाल अगर फिलहाल नहीं है, तो अगर आपके कोई आगे भी सवाल होते हैं तो हमारे डॉक्टर से आप हम पूछ सकते हैं। और कावा सीआरपीएफ की आईडी हमारी, उसके ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कावा की मेल आईडी है crpf@gmail.com। इस पे भी कोई सवाल, अगर आपके जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर कोई सवाल आपके जो हमारे डॉक्टर से, ओके, तो द लास्ट क्वेश्चन, यस, कहाँ से हैं ये? हेलो, नमस्कार सर, जिसे रायपुर से बोल रहे सर। ओके, जिससे रायपुर। हाँ गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल है मैडम कि आजकल ओवरी कैंसर बहुत हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए मैडम प्लीज। ओवेरियन कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर की जो स्क्रीनिंग होती है वो 30 साल के बाद शुरू हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि ओवेरियन कैंसर के कोई लक्षण है, जैसे कि वेट बहुत ज्यादा कम हो रहा है आपका, पीरियड्स जो हैं आपके स्टेबल नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आप उसका एग्जामिनेशन करवाइए, तो आपको उस हिसाब से इलाज मिल जाएगा। थैंक यू। तो प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए, हमने अभी जस्ट मेंशन किया कि कोई सवाल अभी भी किसी का रह गया है तो अपने हम स्पीकर डॉक्टर से बाद में भी हम आप उसके रिप्लाई ले सकते हैं कावा की ऑफिशियल मेल आईडी पे। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती रिमझिम सिंह से कि वे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन तथा मुख्य व्याख्याता द्वारा दिए गए लेक्चर के संदर्भ में अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। ओवर टू प्रेसिडेंट कावा। नमस्कार आप सभी को मेरा। वाइस प्रेसिडेंट कावा श्रीमती मीनाक्षी गोयल, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी सभी जोनल हेड्स, आज के कार्यक्रम की मेंटर श्रीमती प्रणीता झा, सभी सम्मानीय सीईसी मेंबर्स, आज के कार्यक्रम की स्पीकर डॉक्टर अदिति यादव, वेबिनार से जुड़ी सभी रीजनल सीडब्ल्यूए हेड्स, समस्त कावा परिवार, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स तथा जवान एवं उनके परिवार। अध्यक्षा कावा का कार्यभार संभालने के पश्चात आप सभी से यह मेरी वर्चुअल माध्यम से पहली मुलाकात है। मुझे खुशी है कि आप सभी एक्टिविटी कैलेंडर के प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले लेक्चर कार्यक्रमों में बहुत उत्साह से भाग लेते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि कावा द्वारा पिछले 3 वर्षों से एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर का आयोजन किया जाता रहा है।
इसी कड़ी में आज कावा ने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वेबिनार का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम आप सभी की भागीदारी से सफल हुआ है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। महिलाएं ज्यादातर अपने घर के कार्यों या निजी दिनचर्या में काफी व्यस्त रहती हैं, जिस वजह से वह अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाती। अधिकतर महिलाओं को तो इन समस्याओं की अधिक जानकारी भी नहीं होती। मैं आशा करती हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से मिली जानकारी आप सभी अपने आसपास के रह रहे अन्य महिलाओं से भी साझा करेंगे। मैं ट्रेनिंग डायरेक्टरेट का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करवाने के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगी। विशेष तौर डॉक्टर अदिति यादव का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी सभी को से साझा की, जिसका हम सभी के जीवन पर अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंत में मैं आप सभी को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाला वर्ष आप सभी को एवं आपके परिवारजनों के लिए मंगलमय एवं स्वास्थ्यप्रद हो। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। और अब मैं प्रेसिडेंट कावा से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारे आज के की नोट स्पीकर को कावा की स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। थैंक यू मैम। मैं श्रीमती भारती शर्मा ऑनरेरी सेक्रेटरी से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का अनुरोध करना चाहूंगा। ओवर टू श्रीमती भारती शर्मा। आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह, अध्यक्षा कावा, उपाध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी गोयल, आज के कार्यक्रम की मुख्य व्याख्याता डॉक्टर अदिति यादव, आज कावा की सभी सम्मानित सीईसी सदस्याएं, वेबिनार से जुड़ी सभी जोनल हेड्स व रीजनल कावा हेड्स, अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों का एवं बच्चों का मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आपने महिलाओं से संबंधित विषय पर जिस तरह से बड़ी सरल भाषा में हमको जानकारी दी और पूछे हुए प्रश्नों पर की जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूरा विश्वास है कि हम सभी आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य एवं सुझावों से लाभान्वित होंगे। अंत में मैं पुनः प्रेसिडेंट CWA मैम की ओर से इस कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती प्रणीता झा, IT ब्रांच, वरिष्ठ अधिकारीगण, CEC मेंबर्स, CWA एवं वेबिनार से जुड़े सभी जोनल एवं रीजनल कावा हेड्स, CRPF के कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक जनों का कार्यक्रम में शामिल तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। CRP कावा फैमिली की तरफ से एक बार पुनः जुड़ने के लिए आप सभी को आभार एवं आने वाले नोट्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
ஆம்புலன்ஸ் டாக்டர் போவானு வந்துருச்சு. வேண்டாம். அவர் வண்டி போடுது, ஆனா ஐஜி ஸ்பெஷல் செக்டர் வராது.